हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेर खान और आज एक नई ताकत, नए जोश, नई एनर्जी के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, क्योंकि मैं आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिस टॉपिक के बिना आपकी पर्सनैलिटी, भले ही आपके पास कितनी अच्छी पर्सनैलिटी हो, कितने भी अच्छी पर्सनैलिटी के आप हो, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो याद रखिए आपकी पर्सनैलिटी एक गूंगी पर्सनैलिटी है। जी हाँ, आप एक गूंगी पर्सनैलिटी के इंसान हैं। आप जब भी कभी किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो आपसे आपका बॉस पहला सवाल यही पूछता है कि क्या आप गूंगी पर्सनैलिटी के हैं या फिर आप कुछ बोलना भी जानते हैं। तो आप गूंगी पर्सनैलिटी होने के बावजूद आप कहते हैं जी नहीं, मैं थोड़ी बहुती बोल लेता हूँ। जी हाँ, थोड़ा बहुता मैं बोल लेता हूँ, मेरी ज़ुबान थोड़ी बहुती चलती है, मैं बिल्कुल गूंगी पर्सनैलिटी का नहीं हूँ। अगर आप गूंगी पर्सनैलिटी के नहीं होते तो आप फ्रैंकली, कॉन्फिडेंटली एकदम कहते हैं कि मैं जो है गूंगी पर्सनैलिटी का नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मैं गूंगा ना हूँ, मेरी पर्सनैलिटी इन्हांस हो, मेरी पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो। तो देखिए, थोड़ा समझते हैं गूंगी पर्सनैलिटी के बारे में कि गूंगी पर्सनैलिटी है क्या, ये क्यों हमारी जीवन में, हमारे रिलेशन में एक बाधा बनाए हुए है, एक बाधा बने हुए है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ये है क्या गूंगी पर्सनैलिटी, समझो? ये है गूंगी पर्सनैलिटी। देखो, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपना एक टीचर्स है, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को समझाता है, वो अपनी जुबान से समझाता है, समझ रहे हो ना? तो वो गूंगी पर्सनैलिटी नहीं है। इसी तरीके से हमारी समझाने की कला को, समझाने के तरीके को अलग अलग भाषाओं से हम समझा सकते हैं। इसी तरीके से हम एक हिंदी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई बिहारी आए या कोई बंगाली आए, हम फिर उसको कैसे समझाएं। या हम सपोज करें हम ही उनके स्टेट में चले जाएं, हमें कहीं पे जाना हो और हम उनसे फिर पता पूछे कि भैया हमें जो है वहाँ पे जाना है, तो फिर हम क्या कहें और वो क्या समझे। अगर वो आपकी भाषा को समझे, आपकी जुबान को समझे, जो आपकी गूंगी पर्सनैलिटी में शामिल नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये कह रहा है। और वो भी अगर वो भी गूंगी पर्सनैलिटी में शामिल नहीं, तो वो भी आपका भला कर सकता है और उसका भी भला हो जाएगा, क्योंकि आपका फायदा होगा। तो समझे गूंगी पर्सनैलिटी है क्या? गूंगी पर्सनैलिटी का मतलब कहने का ये है कि आप अपनी लैंग्वेज, जो आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते, उस लैंग्वेज को क्यों ना सीखा जाए, बिल्कुल सीखा जाए, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके कारोबार से रिलेटेड, आपकी जॉब में जो बाधा बन रही है उससे रिलेटेड, उसको क्यों ना सीखा जाए। क्या कोई पढ़ाई की उम्र है? कोई पढ़ाई की उम्र नहीं है, क्यों ना सीखा जाए। आप भी ये वीडियो देखें, अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का बेसिक सिखाऊंगा, इंग्लिश को बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा। जो चीज़ आज तक हमने समझ में नहीं आई, वो चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगा। आज हम इंग्लिश का पहला चैप्टर यानी टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है और नींव को बनाने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है। वर्ड्स भी कवर करेंगे और आज हम नींव को पढ़ते हैं। आज हम इस इंग्लिश की नींव को पढ़ते हैं कि इसके बिना क्यों है इंग्लिश अधूरी। अगर इसको जान लेते हैं तो हम कितना कुछ सीख जाते हैं। आज मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज आपको इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। अगर पढ़ाई भी होगी तो आपकी समझ में नहीं आया होगा, आप बोर हो गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। आज मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप बोरियत फील ही नहीं करेंगे, बोरियत से इतनी दूर बैठ जाएंगे। और आज बोरियत आपसे बहुत दूर होगी, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का टेंस पढ़ाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं अपने टेंस की ओर। टेंस होता क्या है, पहले समझ ले थोड़े से वर्ड्स को कि कौन कौन से जनरल बेसिक वर्ड्स हैं। देखिए, वर्ड्स को जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही कम है। वर्ड्स को आप डेली सीखते जाइए, मैं अभी आपको सिखाऊंगा, आप भी खुद सीखिए। हर जगह जहां आपको वर्ड्स मिले वहीं से सीखिए। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप सीखिए, समझे? तो बढ़ते हैं अपने टेंस की ओर। तो देखते हैं कुछ वर्ड्स को और उसके बाद अपना टेंस स्टार्ट करते हैं। वॉट का मतलब क्या होता है? जिससे भी आज तक वॉट का मतलब पूछा, किसी ने वॉट का मतलब नहीं बताया। वॉट का मतलब पूछते हैं तो वो भी कहता है कि वॉट का मतलब क्या होता है। हम भी कहते हैं कि वॉट का मतलब क्या होता है, वो भी कहता है कि वॉट का मतलब क्या होता है। लेकिन आज तक वॉट का मतलब नहीं समझ आया। वॉट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता करना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी निकालना। अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं आपके नाम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी और चीज़ के बारे में यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगला वर्ड है दिस। दिस का मतलब ये, जो चीज़ हमारे पास हो। दिस इज़ ए बाइक, ये एक बाइक है। अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसमें हम दिस लगाएंगे, जो कि काउंटेबल है, जो हमारे पास है। अगर हमारे पास हैं बहुत सारी चीज़ें, प्लूरल है, जिन्हें हम गिन सकते हैं,
तो उन्हें हम कहेंगे दीज। दीज का मतलब एक से अधिक, यानी एक से अधिक, 2 हो 3 हो कितनी भी हो, उनके लिए हम दीज यूज़ करते हैं जो हमारे पास में हो। ठीक है, अगला वर्ड है दोज। दोज का मतलब जो हमारे से दूर हैं, बहुत सारे हैं। दोज का मतलब वे। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ टेंस। टेंस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो हम अब कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है, और जो हमने फ्यूचर पास्ट में यानी पहले जो किया हमने हिस्ट्री में जो भी किया वो हमारा पास्ट टेंस है, और जो हम आने वाले टाइम में करेंगे वो हमारा फ्यूचर टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के आज पहले यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है और इसमें क्या चीज़ होती है, क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ नहीं होता। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ नहीं होता सिवाय किसी की चुगली करने के। ये चुगली वाले टेंस हैं, समझ लो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो ये चुगली वाले टेंस हैं, किसी के बारे में बताना, खुलासा करना, या ये कहें कि भाई अपने बारे में, अपनी आदतों के बारे में, लोगों की हैबिट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला फॉर्मूला है उसमें हम यूज़ करते हैं डू या डज। सवाल जब पूछते हैं तो हम उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है डू या डू लगाएं या डज लगाएं, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। डू और डज को कैसे समझे ये सिंपल मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताऊंगा, और ये कहानी आपको आने वाली यानी फ्यूचर में भी काम देगी, समझे। यानी हैज़ हैव को क्लियर कर देगी। ठीक है, वर्ब में भी हम जो एस और एस लगाएंगे उसको भी ये क्लियर कर देगी। ये फॉर्मूले में काफ़ी जगह आपको यूज़फुल होगी। तो कहानी समझिए कुछ इस तरीके से। सपोज़ करिए एक लड़का है, उसके माँ बाप हैं। तो ये कहानी को समझने के लिए सपोज़ करो मैं उसका फादर हूँ, और जो ये वीडियो देख रहा है ना, ये छोटा सा बच्चा जो है मोटा सा, ये उसकी मदर है। बुरा मत मानना, ये उसकी मदर है। ये एक सपोज़ किया जा रहा है, एक कैरेक्टर है कि ये जो सामने बैठा है छोटा बच्चा मोटा सा, ये उसकी मदर है, मैं उसका फादर हूँ, और यहाँ जो मेरे पास आसपास कोई बैठा है ये जो है उस बच्चा है, हमारा बेटा है। तो ये बेटा जो है ये बहुत ज़िद्दी है। ठीक है, ये इतना ज़िद्दी है कि हम इसकी बात को समझ नहीं पाते, ये चाहता क्या है, ये हमारा कहना ही नहीं मानता कभी। हमने इससे कहा बेटा तू एक बात बता, मैं डू यूज़ कर रहा हूँ, तेरी मम्मा भी डू यूज़ कर रही है, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन बोलने वाला पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला होता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिस तीसरे के बंदे में बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो इस थर्ड पर्सन से मैंने पूछा कि बेटा बता, अगर हम दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू यूज़ कर रहे हैं तो तू कौन सा यूज़ करेगा, क्या तू भी डू यूज़ करेगा? तो ये कहने लगा कि मैं डू नहीं करूँगा यूज़। हमने कहा बेटा और क्या करेगा? कहने लगा तुम मुझे कुछ और यूज़ करना है। हमने कहा बता बेटा, डू नहीं करेगा तो क्या यूज़ करेगा? कहने लगा कुछ और लगा दो इसमें। हमने डू में ES भी लगा दिया, चलो हमने इसके लिए डज कह दिया। ये कहने लगा डज ही ठीक है, डज है ठीक है। फिर ये धीरे धीरे और बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद हमने इससे फिर पूछा कि बेटा बता, तेरी मम्मा जो है R यूज़ कर रही है, मैं M यूज़ कर रहा हूँ, अब तू बता कौन सा यूज़ करेगा? कहने लगा इन दोनों में से कोई सा नहीं यूज़ करूँगा। भाई इन दोनों में से कोई सा क्यों नहीं यूज़ करेगा? कहने लगा मुझे तो फिर कोई तीसरा चाहिए। कहने लगा फिर मुझे तो कुछ और ही चाहिए। हमने उसके लिए फिर एक इज़ वर्ड का इन्वेंशन किया, एक इज़ वर्ड की एक खोज करी, फिर इसके लिए एक इज़ वर्ड दिया। फिर टाइम बीतता गया। फिर टाइम बीतने के बाद हमने इससे पूछा कि भैया ये बता कि तूने प्रेजेंट में ये घपला करा। फिर हमने उससे ये पूछा कि अब तू ये बता, अब तक तो तू हमारी बात बिल्कुल नहीं मान रहा, लेकिन ये बता दे हमको कि तू जो है वर्ब कैसी यूज़ करेगा, फाइनल बता दे हमको। कहने लगा कि तुम कौन सी यूज़ करोगे? हमने कहा भाई हम तो सिंपल वर्ब यूज़ करेंगे, तू कौन सी करेगा? कहने लगा मैं वो वर्ब यूज़ नहीं करूँगा जो आप लोग दोनों यूज़ कर रहे हो। हमने कहा भाई कौन सी करेगा? कहने लगा मुझे वर्ब में भी थोड़ा सा मेकअप हुआ होना चाहिए, उसमें थोड़ी सजावट होनी चाहिए। हमने कहा भाई तू पागल हो रहा है क्या? तू चाहिए कौन सी वर्ब, तू ये बता। कहने लगा मुझे तो वो वर्ब चाहिए जिसमें S भी लगा हुआ हो या फिर उसमें ES लगा हुआ हो। अच्छा तो तेरे लिए अब यहाँ मेकअप करे, उसमें सजावट करे, उसमें S और ES भी लगाएं। हम भाई औलाद थी करे तो क्या करे। फिर हमने उसमें इसकी ये बात भी मानी, उसमें S और ES भी लगा। फिर हमने इससे को एक बार और इससे पूछा कि भैया ये बता, अब हम दोनों जो है हैव का यूज़ कर रहे हैं, मैं परफेक्ट में आई हैव, यू हैव, अब तू बता कौन सा यूज़ करेगा? कभी तूने हमारी बात तो नहीं मानी, लेकिन आखिरी बार और बता दे कि तू कौन सा यूज़ करेगा। कहने लगा मुझे
मैं हैव ही नहीं यूज करूंगा। जो आप यूज करते हैं वो तो मैं कभी यूज ही नहीं करूंगा। हम कहने लगे भाई तुझे इतनी नफरत क्यों है हमसे, तू क्या चाहता है, तू बता क्या यूज करेगा। कहने लगा मुझे हैव नहीं यूज करना, मुझे तो हैज यूज करना है। हम उसकी बात को तभी समझ गए कि बेटा गड़बड़ी तो जरूर है, तुझे एस और ईएस से बहुत लगाव है। ये एस और ईएस कौन है, कहाँ जा रहे लगा, कौन सी संगति में बैठने लगा तू, तुझे एस और ईएस बहुत पसंद आ रही है। कौन है ये? कहने लगा एस और ईएस दोनों बहनें हैं। एस भी अच्छी लगती है और ईएस भी अच्छी लगती है। हमने तभी से अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि इसको जो भी चाहिए वो एक एस और ईएस ही चाहिए, यानी कि ये नाफरमान औलाद है। कहते हैं ना कि किसी बाप की एक नाफरमान औलाद होती है, यानी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, वही काम इसके साथ है। ये जो हम चाहते हैं वो नहीं करता, ये जो है एक अपना अलग ही रुतबा बनाता है, एक अलग ही काम करता है, बिल्कुल भी नामान पैदा हुआ है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। इसको जो है एस और ईएस पसंद है। तो ये हमें फिर पता चला कि ये तो हर चीज में एस और ईएस की डिमांड करता है। कि कैसे, देखो जरा हमने इसे डू डज के बारे में पूछा तो कहने लगा मुझे तो डज चाहिए। फिर हमने उसके इज एम आर के बारे में पूछा तो कहने लगा इज चाहिए, उसमें एस था, डज में ईएस था, समझे हो। हैज हैव के बारे में पूछा, कहने लगा मुझे तो हैज चाहिए, उसमें एस था, हैज में एस था, हैव नहीं इसने पसंद किया। तो हमें तब से पता चल गया कि जो ये तीसरा पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, फर्स्ट बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला, ये तो दोनों आपस में चल जाते हैं ऐसे ही, जो भी मिले इन्हें तो बेचारे ले लेंगे। लेकिन इसकी जो है ना डिमांड, इसकी डिमांड सबसे अलग है। ये वो नहीं करता जो ये दोनों करते हैं। इसी को पकड़ेंगे आज इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। और इसको अगर कवर कर लिया तो हमारे यानी डू, बाकी बचा डू तो समझ में आएगा ही। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो बंदा है ना थर्ड पर्सन, ये किसी की बात नहीं मानता, ये तो एस और ईएस, ये तो बहुत निकम्मा है, एस और ईएस को यूज करता है। हम तो बिना एस और ईएस के भी रह सकते हैं, यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन एस और ईएस के बिना रह लेगा, ये सेकंड सुनने वाला पर्सन वो भी एस और ईएस के बिना रह लेगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन कभी और एस और ईएस के बिना नहीं रह सकता। तो बढ़ते हैं अपने पहले फॉर्मूले की ओर कि अगर हम डू और डज कहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि डू हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए भी डू यूज कर सकते हैं, अपने लिए बहुत सामने वाले के लिए डू, और जो तीसरे बंदे के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो थर्ड पर्सन जो है उसके लिए हम डज का यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो अब हम पहले क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में उसका जवाब पॉजिटिव में भी देंगे और सेकंड निगेटिव तरीके से भी उसका जवाब देंगे। तो देखते हैं पहले एग्जांपल को कि पहला एग्जांपल किस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अब इन फॉर्मूलों को यूज करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि क्यों ये सब कुछ डू डज का खेल अब तक हो रहा है। डू डज का खेल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है जो मैंने आपको बात बताई है। तो पहला फॉर्मूला तो पहला एग्जांपल मैं अपने आप से यानी फर्स्ट पर्सन से शुरू करता हूं। पहले फर्स्ट पर्सन में अगर हम ये कहें कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, तो कह से पूछूं, डू से पूछूं कि डज से पूछूं? डू से पूछूं। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं? तो इसका रिप्लाई मैं कैसे दूंगा? यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अगर मुझे मना करना है कि मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं क्या कहूंगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्यों? डू आया है। क्यों आया है डू? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी तो डू आया है ना, क्वेश्चन में भी तो डू आया है। और जब सवाल में ही डज होगा तो जवाब में निगेटिव में उसके डज नॉट होगा। अगर सवाल में डू होगा तो उसके निगेटिव में डू नॉट होगा, ध्यान रखिए। और डू नॉट डज नॉट कब होगा? डज नॉट जब होगा जो हमने कहानी बताई आपको, बिल्कुल सिंपल है। 2 मिनट रुकिए, उस पर भी जाते हैं। अब बात हुई फर्स्ट पर्सन की, अब बात आती है सेकंड पर्सन की। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? तो आप इसका जवाब देंगे यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं या स्कूल जाती हूं। अगर नहीं जाते तो कहेंगे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि सवाल जो है डू से शुरू हुआ था। इसी तरीके से डू में ही आई डू नॉट गो टू स्कूल। डज क्यों नहीं लगा? क्योंकि डज में जो है ना, डू में डज जो है डू में ईएस लगाकर बनता है। डज जो बनता है डू में ईएस लगाकर बनता है। आई डज नॉट नहीं आएगा, आई डज नॉट नहीं आएगा। डज जब आएगा, कब आएगा डज? डज जब आएगा वो तो तीसरे बंदे के लिए आएगा, वो तो हमने बनाया ही नहीं था वर्ड, ये तो तीसरे बंदे की डिमांड पे वर्ड बना है, समझ रहे हो? तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, अगर जाते हैं तो सिंपल आई गो टू स्कूल, समझिए। और अगर यही सवाल मैं इस थर्ड पर्सन के बारे में पूछूं कि क्या वह स्कूल जाता है, तो फिर मैं यहां पे डू नहीं यूज करूंगा, मैं यहां पे डज का यूज करूंगा। कैसे? डज
ही गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाता है? अगर जाता है तो फिर ही गो टू स्कूल नहीं, ये तो वर्ब सिंपल हो गई, ये वर्ब तो हमें यूज करनी है और आपको यूज करनी है। लेकिन जो तीसरा बंदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने एक डिमांड की थी कि मुझे जो है वर्ब सिंपल नहीं चाहिए, मुझे उसमें महकप हुई भी चाहिए, उसमें मुझे सजावट हुई भी चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसमें एस और या फिर ई एस का यूज होना चाहिए। तो इसी तरीके से वो वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो गो लगाया है ना, उसमें गो में ई एस भी लगा दें, थोड़ा सा मेकअप कर दें, लिपस्टिक लगा दें, ताकि उसको अच्छा लगे, स्कूल जाते हुए भी उसका मन खुश हो जाए, कोई कहे कि हाँ भाई अब आया मजनू बन के, तो ये अच्छा लगे, यही चीज उसको अच्छी लगती है ना। ये माँ बाप की तो नहीं मानता, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर वो स्कूल नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल। ये डज आया है ना, इसमें भी ई एस लग रहा है। सिंपल समझने का तरीका यही है कि वो जो तीसरा बंदा है ना, थर्ड पर्सन, लड़का है लड़की है कोई भी है, उसको एस या ई एस पसंद है, तो उसके लिए वो डज यूज करता है, डज यूज करता है, वर्ब में भी वो ई एस यूज करता है। तो हो गया कवर। तो देखते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल अब आप बिल्कुल क्लियर, आपके दिमाग में आ गया कि डू का कैसे है, डज कैसे अप्लाई करना है, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या आप आपका मतलब सेकंड पर्सन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप वीडियो बनाते हैं? डू यू मेक वीडियो? क्या आप वीडियो बनाते हैं? बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो आप कहेंगे यस आई मेक वीडियो, और अगर नहीं बनाते तो आप कहेंगे आई डू नॉट मेक वीडियो। अगर मैं यही बात तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में पूछूं कि क्या वह वीडियो बनाती है, डज शी आए ना, डज आएगा क्योंकि उसे थर्ड पर्सन को ES या S पसंद है। डज शी मेक वीडियो, क्या वे वीडियो बनाती है? तो वही डज का जो ES लगाया ना हमने, उसके जवाब में ES को उठा के यहां पे लगा देंगे, यस शी मेक्स वीडियो, वह वीडियो बनाती है। और अगर नहीं बनाती तो फिर क्या करे, वह वीडियो नहीं बनाती। शी डज नॉट मेक, अब नहीं मैक्स आएगा क्योंकि डज में आ चुका ES पहले ही डज में आ चुका ES, तो अब मेक में नहीं आएगा, अब मेक ऐसे ही रहेगा। शी डज नॉट मेक वीडियो, वह वीडियो नहीं बनाती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब टू डज का मैटर को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो थोड़ा जल्दी कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कि क्या तुम नहाती हो? डू यू टेक बाथ? तो दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल का काम करता है? डज ही कंप्लीट हिज स्कूल वर्क? अगर करता है तो कहेंगे ही कंप्लीट्स हिज वर्क। जो डज है ना, उसका ES हमने S जो है कंप्लीट में लगा दिया। अगर नहीं करता तो क्या कहेंगे, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क। इसमें वर्ब में F या ES नहीं आएगा, कंप्लीट ही रहेगा क्योंकि इसमें डज आ चुका। जहां डज आ चुका वहां ES की जरूरत नहीं, और जहां डज नहीं है वहां लगना जरूरी है, क्योंकि इसने कहा कि हर एक सेंटेंस में मेरे लिए S या ES लगा दो, महकप कर दो। बस ये बात क्लियर आई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका थर्ड पर्सन क्लियर। बाकी जो है डू होता है, डू में S और ES की कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है। क्या मैं इंग्लिश लिखना जानता हूं? डू आई नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश? क्या मैं जानता हूं कि इंग्लिश में कैसा लिखा जाता है? अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जानता कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, आई डू नॉट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश। डू आया सिंपल, राइट लिखा गया, वर्ब भी सिंपल। और यही बात अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप डांस करती हैं, या ये कहूं कि क्या आप नाचती हैं, तो मैं आपसे सिंपल कहूंगा कि डू यू डांस, और आप सिंपल कहेंगे कि आई डांस, मैं नाचता हूं या मैं नाचती हूं। अगर नहीं नाचते तो आप कहेंगे कि आई डू नॉट डांस, मैं नहीं नाचता। मैं कहूंगा कि आप खाना खाते हैं, क्या आप खाना खाते हैं? डू यू ईट फूड? आप कहेंगे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अगर नहीं खाते तो आई डू नॉट ईट फूड। लेकिन इस थर्ड पर्सन के लिए यही चीज बदल जाती है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए सेम रहती है, लेकिन थर्ड पर्सन में ये S और ES रहता है, और क्वेश्चन के लिए ये डज हो जाता है। बस ये है और कुछ नहीं है। हमने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि ये जो है चुगली वाले टेंस हैं, ये जो है चुगली वाले सेंटेंस हैं। चुगली वाले क्यों हैं आप मुझे बताइए। आप मुझे किसी के बारे में बताते जाइए कि फला आदमी जो है ये करता है, वो करता है, ये करता है, कि वो जो है फुटबॉल खेलता है, वो जो है फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल।
या वह जो है क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह बाइक चलाता है, ही राइड्स द बाइक। वह अपना मुंह नहीं धोता, ये आप मुझे उसके बारे में बता रहे हो, उसकी चुगलियां कर रहे हो, उसके बारे में खुलासा कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें, ही डज नॉट वॉश हिज फेस, वह अपने हाथ नहीं धोता, ही डज नॉट वॉश हिज हैंड्स, वह नहीं नहाता, ही डज नॉट टेक बाथ। आप यहाँ मुझसे उसके बारे में चुगली कर रहे हैं, यानी उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। जब भी आप चुगली करते हैं, जब भी आप किसी के बारे में किसी से बताते हैं, तो उसमें सिंपल है कि उसके बंदे के बारे में, जो इसके बारे में आप चुगली कर रहे हैं, जिसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं, जिसके बारे में आप खुलासा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप उसकी डेली रूटीन, डेली लाइफ के बारे में बता रहे हैं, बस बात उसकी आप चुगली कर रही है। उसकी आप जितनी चाहे निंदा करिए, अच्छाई ये करिए, लेकिन आप उसकी बात करने से पहले ये सोच लीजिए कि उसको जो है एस और ई एस पसंद है, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। अगर आप एस और एस का यूज नहीं करते तो वो आपको परमिशन नहीं देता कि आप उसके बारे में बात करें। अगर आपको बात करनी है तो कृपया करके उसकी वर्ब में या उसके लिए जो टेंस बनाएंगे आप, उस क्वेश्चन में डज का यूज करें, यानी एस और एस का खास तौर पर ध्यान रखें, तो आप उसके बाद में बात कर सकते हैं। क्या तुम जोर से बोलते हो? क्या तुम जोर से बोलते हो? डू यू स्पीक लाउडली? क्या आप जोर से बोलते हैं? मैं जोर से नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट स्पीक लाउडली, मैं जोर से नहीं बोलता हूं, मैं जोर से बोलता हूं। आई स्पीक लाउडली। यही बात अगर मैं इस थर्ड पर्सन के बारे में कहूं कि क्या वह जोर से बोलता है, तो क्या कहेंगे? डू नहीं कहेंगे, फिर डज कहेंगे। यही है बात कि उसकी चुगली कर लो, उसके बारे में जितनी चाहे बात कर लो, लेकिन ये खास तौर से ध्यान रखें कि उसके बारे में एस और एस लगाएं। तो सिंपल करें बात, क्या वह जोर से बोलता है? क्या वह जोर से बोलता है? डज ही स्पीक लाउडली? यस, ही स्पीक्स लाउडली। जो ये स्पीक्स में एस आया है, ये डज का नीचे आके एस में आ गया, यानी ही स्पीक्स लाउडली। वह जोर से बोलता है, वह जोर से बोलता है। अगर नहीं जोर से बोलता तो कहेंगे ही डज नॉट स्पीक लाउडली। अगर मैं अपने आप से कहूं कि क्या मैं अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूं, तो कैसे कहूंगा? डू आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स? क्या मैं अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं? तो इसका जवाब अगर मुझे पॉजिटिव में देना है तो मैं ऐसे कहूंगा कि यस, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें हंसना पसंद है? डू यू लाइक टू लाफ? क्या तुम गाली देते हो? डू यू एब्यूज? मैं गाली नहीं देता। आई डू नॉट एब्यूज। अगर मैं गाली देता हूं तो सिंपल कहेंगे कि आई एब्यूज, मैं गाली देता हूं। क्या तुम अपने पेरेंट्स का कहना मानते हो? डू यू ओबे योर पेरेंट्स? क्या तुम अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते? डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट? अगर आप कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स का कहना मानता हूं तो कहेंगे कि आई ओबे माई पेरेंट्स। क्या वह अपने पेरेंट्स की बात मानता है? डज ही ओबे हिज पेरेंट्स? अगर मानता है तो कहेंगे ही ओबेज हिज पेरेंट्स। वे अपने पिता की, अपने माता पिता का कहना मानता है। क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो टू स्कूल? अगर पसंद है तो कहेंगे यस, आई लाइक टू गो टू स्कूल। क्या आपको मार्केट जाना पसंद है? यस, आई लाइक टू गो टू मार्केट। अगर नहीं पसंद है तो कहेंगे कि आई डू नॉट लाइक टू गो टू मार्केट। में क्या तुम लड़ते हो? डू यू फाइट? क्या तुम नहीं लड़ते? डू यू नॉट फाइट? अगर तुम लड़ते हो तो क्या कहोगे? जी हाँ, मैं लड़ता हूँ। यस, आई फाइट। अगर नहीं लड़ते तो क्या कहोगे? आई डू नॉट फाइट। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारी चीजें जो मैंने अब तक बताई है ना, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी एनर्जी के साथ, इसी डिजायर के साथ मेरे साथ लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद एक है कि हमको इंग्लिश अब सीखनी है। आने वाली वीडियो में हम बहुत कुछ इंग्लिश के बारे में जान जाएंगे और समझ पाएंगे कि ये इंग्लिश आखिर है तो क्या है। मैं आपसे उम्मीद ये रखता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज ये वीडियो जो है और लोगों तक भी शेयर कर दें। क्या पता कोई गरीब बच्चा हो, फीस देने के लिए पैसा ना हो, वो भी इस वीडियो को देखे और वीडियो को देखने के बाद उसको भी फायदा हो। तो आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कर दें। आपका फायदा होगा, उनका भी फायदा हो। आप लोग एक पुण्य का काम करें। थैंक यू।